जय वाल्मीकि। आज धर्म प्रेमियों, बहुत अहम आज का जो वेबिनार, जिसमें डॉक्टर अनीस अंसारी साहब और बहुत उन्होंने फिराक दिली से समय दिया, हमें सुझाव भी दिए और ये भी कहा कि अगर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हमारे साथ दिल्ली जा सकती है। इंस्टीट्यूट की बात भी की, मगर 3 साल वाली शर्त थोड़ी सी मुश्किल है हमारे लिए। तो 3 साल वाली शर्त कोई नहीं, आज शुरू करेंगे तो 3 साल भी पूरे हो जाएंगे और तब तक हमें इन चीज़ों को समझना भी पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा, जो साथी सवाल कर रहे थे, हम पूछ रहे थे कि हम इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, शैलेश जी पूछ रहे थे, आप सब भी पूछ रहे होंगे, आपने सवाल नहीं किया मगर आपके दिल में भी होगा। तो वो जफ़र महबूब साहब का बदनाम ले रहे थे, जो जकात नाम से सिविल सर्विसेज का इंस्टीट्यूट चलाते हैं और 100 बच्चा मुस्लिम कम्युनिटी का वो पूरे देश से चुनते हैं। अपने आप नहीं आते बच्चे, जो बच्चे अप्लाई करते हैं उनका एक टेस्ट लेते हैं और जिनको समझते हैं कि ये योग्य हैं उनको चुनते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर से जो बच्चा भारत में टॉपर आया था वो जकात से ही था, इन्हीं के इंस्टीट्यूट से आया था। तो उसमें हम एक बात और भी उनकी भी समझनी चाहेंगे वहां जाकर, कि उनके अपने जो ट्रस्टी हैं या जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जकात कहते हैं दान देने को, तो वो कितने लोग हैं और कितना पैसा उनका बजट आता है सालाना। तो क्या हम अगर ऐसा इंस्टीट्यूट बनाते हैं तो हमें कितनी मदद आ सकती है कंटिन्यू, क्योंकि कंटिन्यू देने वाले हमारे यहाँ लोग नहीं हैं, टूटते हैं बीच में। तो इन सारी चीज़ों का हमें समय भी मिल जाएगा। अच्छी बात ये कि दिल्ली का ऑफिस भी हमें इसी साल मिल जाएगा, वो इस काम के लिए अच्छा इस्तेमाल हम उसका कर सकते हैं। अभी इंस्टीट्यूट बड़ा तो नहीं बन सकता वो, मगर शुरुआत कर सकते हैं। और उसके बाद जब 3 साल की शर्त भी आ जाएगी तो फिर कहीं सरकार से, किसी और से ऐसी ज़मीन की और पैसे की मदद जो है वो तभी हम ले पाएंगे अगर हम अपना कुछ दिखाते हैं कि हमारे पास क्या है, हम कितना कर सकते हैं। ये भी देखा जाता है, उन्होंने कहा नहीं अभी, जैसे उन्होंने बताया ना भी 3 साल स्टूडेंट्स को होने चाहिए कि स्टूडेंट को 5 डिग्री हो, उसके बाद ही पैसा जाएगा। तो ये भी देखते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया जाता है इंस्टीट्यूट को, कि इनका अपना बजट क्या है, इनका अपनी इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, इनके लोग क्या देते हैं। तो हमारे अभी वो लोग बहुत कम हैं जो कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं। हमारे यहाँ कंट्रीब्यूशन पैसे की देने वाले भी नहीं हैं। मेरा तो अपना एक अजीब अनुभव है, तो बिना नाम लिए कहूँगा, आज तो मेरी है कि मैं नाम भी ले लेता हूँ, पर नहीं नाम लूँगा, कहूँगा कि हमारे यहाँ ऐसे लोग रहे हैं, क्योंकि मुझे काम करते करते 1980 से 1980 से मैंने इस मूवमेंट से नवंबर से जुड़ा था और 2020 का नवंबर आने वाला, अभी 2-3 महीने बाद नवंबर आ जाएगा, तो 40 साल हो जाएंगे मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। तो 40 साल की जब मैंने शुरुआत की थी उस वक्त कई लोगों का जन्म नहीं हुआ था, कईयों का जन्म उसके बाद हुआ। उनके माँ बाप जुड़े, फिर उनका जन्म हुआ, फिर वो हमारे सारी गतिविधि को देखते रहे और जब कभी हम आपस में बात करते तो वो हमें हमारी बात में सुझाव भी देते रहे हमें, कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें उन्होंने हमें बताई कि कैसे किया जा सकता है। तो मगर उस वक्त बताया करते थे
जब वो मदद करने के लायक नहीं थे, जब वो स्टडी में थे, और जब स्टडी के बाद वो सर्विसेज में आए हैं, और अच्छी सर्विसेज वालों की बात कर रहा हूँ, बेकारी बहुत है भारत में, मगर जो अच्छी सर्विसेज में आए हैं, और आज जब मैं उनको देखता हूँ तो उनके पास बहाने बहुत हैं। वो जब उनके पास जेब खर्च भी नहीं था, जेब खर्च भी माँ बाप से लेते थे, तब उनके इरादे बड़े मजबूत थे। उसको इरादे कहूँ या शेख चली वाली बातें कहूँ, है ना, वो एक जैसी लगती हैं। उस वक्त बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमें ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। और जब वो कमाने लगे, 50,000 से ऊपर पहुंच गए, तो वैसे तो मैं अगर कहूँ कि जो माँ बाप से जेब खर्च लेता है, अगर वो 10,000 से भी ऊपर जाता है तब भी बहुत है। अगर उसका इरादा अच्छा है तो अपने 10,000 में से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। मगर जब 50,000 पर भी पहुंच जाते हैं तब भी उनकी मजबूरियां हैं, उनके पास बहुत सारे जवाब हैं हमारे सवालों के, यानी जो हमारी मदद ना करने के बहुत सारे बहाने हैं। तो हम ज़कात जैसा इंस्टीट्यूट कैसे कायम कर सकते हैं जब सबके पास अपने अपने बहाने हैं? और जेब खर्च के दिनों में भी वो उनका काम चलता था, अब जेब में 50,000 लाख रुपया है तब भी काम ही चल रहा है, तब भी उनसे उनके हाँ उनसे सुझाव आज भी देते हैं, बहुत अच्छे सुझाव दे देंगे मुझे, बहुत अच्छी राय दे देंगे। और जब पैसे की बात आएंगे तब बीवी का, बच्चों का, सबका खर्चे बताने शुरू कर देते हैं मुझे। तो मैं कैसे कल्पना कर सकता हूँ? हाँ, मगर मैं बेउम्मीद कभी नहीं हूँ। अनीस साहब ने एक लास्ट में शेर पढ़ा, मैं उस शेर की तरह कहूँ कि सफ़र शुरू करूँ। मैंने हमेशा सफ़र शुरू किया। मैंने 1986 में जब वाल्मीकि तीर्थ की पहली यात्रा की थी तो कुछ भी नहीं था, साइकिलों पे होते थे। साइकिल के पंचर के, साइकिल का अगर टायर पंचर हो जाए तो उसके लिए 25 पैसे संभाल के रखा करते थे। 25 पैसे, 25 रुपए नहीं, 25 पैसे संभाल के रखते थे। तो मगर सफ़र शुरू किया और सफ़र का ये परिणाम कि 30 साल में वाल्मीकि तीर्थ बना हुआ मिल गया। और अब हम इस एजुकेशन को जो पूरी तरह से लगे हैं, उसको अभी 10-15 साल हो रहे हैं। तो इसका परिणाम भी मुझे उम्मीद है कि हम लगे रहेंगे तो आएगा परिणाम। मैं आपको नाउम्मीद कभी नहीं होता हूँ, मैं चलता रहता हूँ, प्लानिंग बनाता रहता हूँ, प्रोग्राम छापता रहता हूँ, और ईश्वर की कृपा हम पे बनी रहती है। तो इसमें भी हम कामयाब होंगे। अच्छे साथी भी जुड़े हैं, और भी बाकियों को भी मैं चाहता हूँ कि अच्छे साथी केवल बात करने वाले अच्छे नहीं होते, माला पहन के घूमने वाले अच्छे नहीं होते, योगामृत में, योगिमा पर्व में पहुँच जाना ही अच्छा नहीं होता। अपना हिस्सा देना, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, पे बैक टू द सोसाइटी, कि आप उस समाज को वापस क्या देते हैं जिस समाज के नाम से आप आगे आए, वो देना बहुत ज़रूरी है। और असल में देखा तभी जाता है। मैंने कहा कितनी बार, मुझे कई लोगों ने कहा मीटिंग बुलाओ, मीटिंग बुलाओ। मैंने कहा कोई लॉकडाउन है, मीटिंग बुलाते हैं। और कुछ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा कहते हैं, ऐसी सुझाव देते हैं, मीटिंग बुलाओ। मैं कहा मीटिंग बुलाएंगे वाल्मीकि अम्बेडकर फाउंडेशन की, जितने टीचर जुड़े हैं, हमने जिनको सम्मान दे रहे हैं, बुलाएंगे मीटिंग। और मीटिंग में बैठते ही जैसे ही एजेंडा आएगा कि फाउंडेशन बिना पैसे की नहीं चलेगी, उस दिन पता लगेगा कि हमारे साथ कौन खड़ा है। पैसा जब देंगे कि नहीं देंगे, वो हमें क्या जवाब देते हैं, उस वक्त पता चलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात आई तो आपको मैंने पहले भी बताया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी क्या है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वो है कि लोगों ने अपनी नौकरियों से इस्तीफ़ा दे के, रिज़ाइन करके, जो पैसा मिला वो पैसा यूनिवर्सिटी के नाम पे दान में दे दिया था।
और 1 रुपया तनख्वाह मांगी थी यूनिवर्सिटी से, 1 रुपया। हाँ, 1 रुपया। और बच्चों के हॉस्टल में रुके थे वो प्रोफेसर सारे, बच्चों की मैस में ही उनके साथ बैठ के खाना खाते थे, चाहे वहाँ दलिया बनता था, खिचड़ी बनती थी, वही खाते थे। तब उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम की है। हम उतना त्याग के लिए, अगर सेक्रीफाइस के लिए हम अगर तैयार हैं, तो ईश्वर की कृपा, ईश्वर ने लिखा है, योग श्रेष्ठ में कहा है कि कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं जिसका फल न मिले। अब मैंने लास्ट बात करनी है आज की। बाकी टीचर हमारे, हम उनसे नहीं जुड़ पाए आज, और अगले प्रचेतावार को हम बात करेंगे। तो मैंने बात इसलिए करनी है कि मैंने बात शुरू की थी आज़ादी से, कि कल देश का आज़ादी दिवस था। मैं उस आज़ादी दिवस में हम कहाँ हैं? हम उस वक्त भी कहीं नहीं थे। उसको गुरदास आलम जी ने लिखा, उस वक्त भी हम कुछ नहीं थे, हम आज भी कुछ नहीं है। और दूसरी बात कि देश आज़ाद हुआ जरूर 15 अगस्त 1947 को, मगर हमारी जो आज़ादी थी वो देश की आज़ादी से पहले आई। हम 24 सितंबर 1932 में 24 सितंबर 1932 को आज़ाद हुए थे। हम पहले आज़ाद हुए थे, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए अधिकार मांगे थे, जब हम वो लड़ाई लड़ी उन्होंने कि हमारा बच्चा भी स्कूल में बैठ सकता है, उसको एकलव्या की तरह बाहर निकाला नहीं जाएगा। हमारी आज़ादी उस दिन से है। जब उन्होंने राजनीति में भी कि विधानसभा और पार्लियामेंट में भी हमारी बराबर की, हुकूमत में भी हमारी हिस्सेदारी होगी, तो हमारी आज़ादी वहाँ से शुरू होती है 1932 से। यानी आज अगर हम देखें तो हमें 88 ईयर्स हो गए, 88 साल हो गए हैं हमारी आज़ादी, देश की आज़ादी को 77 और हमारी 88। मगर खड़े हम कहाँ हैं? हमारी 88 की आज़ादी से मिला क्या है? तब भी नगर पालिका से जुड़े थे, आज भी नगर पालिका से जुड़े। मैं अभी कुछ दिन पहले एक पोएम लिखने लगा था, बीच में लोगों के फ़ोन आ जाते हैं तो दिमाग टूट जाता है। फ़ोन आ गया, रुक गया। मैं एक पोएम लिख रहा था, अपनी माँ पे कहिए, अपनी बेटियों पे कहिए, जो मैंने देखा, अपनी दादी को देखा। पोएम लिख के का टाइटल था कि मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता। एक बेटी कह रही है कि मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता। घर आंगन में होती हूँ तो इतना बड़ा घूंघट, ये उस वक्त जहाँ से मैंने देखा, मैं वहाँ से शुरू कर रहा था, इतना बड़ा घूंघट। और 3 दिन बाद ही सास घूंघट उठवाने गैरों के घर ले जाती है। गैरों कौन? गैर जिनकी टट्टी उठा रही है, जिनका संडास सिर पे उठा रही है, उनको बहू दिखाने ले जाती थी सास, अपने पूरे मोहल्ले में मुंह ढक के। और उन बेशर्मों के जिन्होंने हमारे सिर पे गंदगी की टोकरी रखवाई, उनके घरों में हमारी माँओं का चेहरा दिखाने ले जाती थी, 2-2 पैसे का शगन लेने के लिए। तो मैं उस पर लिख रहा था कि मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता। तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता, ऐसे भी लिख सकता हूं, मगर मैं वहां खड़े होकर लिख रहा था जहां एक माँ और एक बेटी, एक बहू जिस दिन पहले दिन झाड़ू टोकरा उठा के चलती होगी, जिस पहले दिन सास उसे घुमा रही होगी एक एक घर में, मैं वहां से उसकी जगह पे खड़े होकर लिखने की कोशिश कर रहा था। मुझे एक मेरे पास पुलिस अधिकारी आए, उनका प्रमोशन बहुत लंबे समय से रुका हुआ था। पंजाब के बहुत सारे जो एएसआई भर्ती होते हैं, इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं, तो लंबे समय से उनका प्रमोशन नहीं हुआ था। तो वो मुझे एक दिन अमृतसर में मैं था, मुझे मिलने आए, तो बताया उन्होंने कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। सब इंस्पेक्टर हालांकि छोटी सी पोस्ट नहीं होती,
तो उसने बताते हुए क्या कहा, वो कह रहा मेरी बेटी कहती है कि हमारे स्कूल में हमारे एसएसपी या एसपी आते हैं चीफ गेस्ट बन के, गेस्ट ऑफ ऑनर बन के, और आप पापा कब आओगे? और कह रहा मुझे शर्म आती है, जितनी मेरी सर्विस है तो मुझे एसपी बन जाना चाहिए। यानी सब इंस्पेक्टर ये सोचता है और सब इंस्पेक्टर की बेटी ये सोचती है कि मेरे पापा मेरे स्कूल में चीफ गेस्ट बन के कब आएंगे। हमारे यहाँ की बेटी नहीं सोचती है, बेटा भी नहीं सोचता है कि हम इस गंदगी से कब निकलेंगे। मेरे आसपास मैं अपने पड़ोस में देख रहा हूं, जो बच्चे स्कूल जाते थे, +2 करते थे, बड़ा सा झाड़ू उठा के शान से मोहल्ले में घूम रहे हैं, बड़ी शान के साथ, उसी को सारा कुछ समझ रहे हैं। और ये भी हो रहा है कि BA MA पास लड़कियों का रिश्ता झाड़ू टोकरा सीवर में उतरने वाले के साथ कर रहे हैं, सिर्फ इस लालच में कि पक्का हो जाएगा। ये गुस्सा क्यों नहीं आता उस लड़की को? वो बगावत क्यों नहीं करती है? मैं तो IAS की बात सोच रहा हूं, आज IAS पे सारा वेबिनार करवाया, मगर हम अभी एक नगर पालिका का जो बांध है उसकी दीवार को नहीं तोड़ पाए, अभी भी वही हैं। बड़ा जोर लगा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा उसी नगर पालिका में, नगर निगम में सुपरवाइजर बन जाएंगे, सेंट्री इंस्पेक्टर बन जाएंगे, बस उससे उस तक की दौड़ हुई है। बस अभी दुकानदारी में दौड़ हुई है, सिगरेट बीड़ी का खोखा लगाने की, सुअर का मीट बेचने की, और पढ़ाई में अगर दौड़ हुई है तो उसी सफाई कर्मचारी का शोषण करने की, उसका खून चूसने की। बस इससे ज्यादा हम आगे नहीं गए, तो इससे आगे जाना पड़ेगा, तब आजादी बनेगी। अपनी बात खत्म करूंगा एक बहुत जरूरी बात के साथ कि कुछ दिन पहले हमारे देश के, आज जिनसे मैंने आपको मिलाया उन्होंने अपनी जुबान से कहा कि हम देश के मूल निवासी हैं। डॉक्टर अनीस अंसारी जी ने कहा कि हम इस देश के मूल निवासी, इस्लाम जरूर ग्रहण किया है मगर हम इस देश के दलित हैं, द्राविड़ हैं, नागवंशी हैं। तो ऐसा ही एक दलित मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, जिसने पूरी दुनिया में, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में नाम कमाया और 56 इंच के सीने को ललकारा, लगातार ललकारा, अपने अंतिम समय तक ललकारा, उस राहत इंदौरी की बात करूंगा, जो कुरैशी मुसलमान थे। कुरैशी मुसलमान होते हैं जो कसाई का काम करते हैं, बकरे का, मुर्गी का मीट बेचने का काम करते हैं। तो अंसारी वो जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं। तो ये भी अलग अलग कैटेगरी, जैसे हिंदू में है वैसी की वैसी इस्लाम में चले गई। इस पे कभी बात करेंगे तो मसूद सर बात करेंगे, जिन्होंने पहले वेबिनार में आए थे, उनका इसके ऊपर बहुत बड़ा वर्क, उनकी किताब भी है कि इस जो भारतीय मुसलमानों में कास्टिज्म कितना है। इस्लाम में कास्टिज्म नहीं है मगर भारत के मुसलमानों में कास्टिज्म है। तो कास्टिज्म किस तरह का है, तो कभी उनसे हम इस तरीके का एक वेबिनार आपके लिए स्पेशल करवाएंगे कि आप समझ सको, क्योंकि हिंदू का तो आप समझते हैं मगर मुसलमान के अंदर जो है हम शायद उसको नहीं समझते। सिख के अंदर भी है उसी तरह का। तो अभी जो ना बोधी बने हैं, ना बोधी भी कास्टिज्म ही है, जातिवाद ही है। तो वो सारा कुछ है। तो मैं उसी एक दलित द्राविड़ मुसलमान राहत इंदौरी की एक उनकी लिखी हुई नज़म, उस नज़म में बहुत हमारे लिए एक संदेश है, एक हिम्मत है जो हमें ताकत देता है आगे बढ़ने की, सारी दुश्वारियों को पार करने की, दिक्कतों का बहाना ना लगाने की। तो उनकी एक नज़म मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। ज़रूरी उनको एक
अकीदत पेश कर रहे हैं हम अपनी तरफ से, जिसको हम श्रद्धांजलि कहते हैं। आंखों में पानी रखो, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? आंखों में पानी रखो यानी अर्थ मतलब, चाहे आप गुस्से में हैं, आप चाहे तकलीफ में हैं, आप चाहे गरीबी में हैं, आपकी आंखों में भले आंसू भी क्यों ना हो, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। देखो कितनी बड़ी बात कह रही है। भी आंखों में पानी रखो, है तो है, कोई बात नहीं। आंखों में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो। वो होंठ नहीं जिसको गांधी कहते थे कि मुंह बंद रखना, चुप रहो, देखो मत, सुनो मत, वो नहीं। करे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। कि कई तरकीबें, जिसको आई टीचर कहते ना, कि आपका ए प्लान भी हो, बी प्लान भी हो, सी प्लान भी हो। कैरियर को लेके भी कहा जाता है कि आपके पास कई प्लान होने चाहिए। राह में पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। मंजिलें भी पत्थर जैसी होती हैं। राह में पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। अभी अनीस साहब कह रहे थे ना कि सफर करो और कुछ नहीं मिलेगा, तो पेड़ तो मिलेगा ही छाया के लिए, और कोई सहारा और कोई मददगार ना मिले, पेड़ तो मिलेगा ही। वो कह रहे रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। एक ही नदी के हैं हम दो किनारे, एक ही नदी के हम हैं दो किनारे, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। जब मैं माओ से कहता हूं कि अपने लड़के को आर्मी में भेज दो, तो माएं बड़ी परेशान होती, ना 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 ना, गोली लग जाएगी। अरे सीवर में भी तो मर जाता है। अब कोरोना में हमारा हर नौजवान जो सफाई के काम से जुड़ा है, चाहे हॉस्पिटल में है, चाहे निगम में है, सारे जा रहे हैं। रेल चले ना चले, सारी ट्रेनें बंद हैं, मगर सफाई कर्मचारी की ड्यूटी है वहां पर। ना कोरोना से डर रहे हैं, ना सीवर में डूब के मरने से डरते, बॉर्डर पे मरने से क्यों डरते हैं? क्योंकि वो जो मैं कविता पढ़ता हूं ना गुलामी वाली, उसमें आती ना कि गुलामी सर बुलंदी के नतायज से डराती। सर बुलंदी से डराती है, ऊपर जाने से, कि ऊपर से गिर के ना मर जाऊं। अरे ऊपर से गिर के मरना ठीक है, खाई में गिर के मरने से, किसी नाले में डूब के मरने से अच्छा है। आते जाते पल ये कहते हैं हमारे कान में, कूच का ऐलान होने को तैयारी रखो। ये जरूरी है आंखों का भरम कायम रहे। आंखों का भरम यानी सपने पालने हैं। मैंने कहा था ना कि मैंने वाल्मीकि तीर्थ का खुली आंख से देखा था वो सपना, और आज इस कौम के को सिस्टम में जाते हुए, सरकार के सिस्टम में जाते हुए, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, पीसीएस बनने का भी मैं खुली आंख से सपना देख रहा हूं। मैं बंद आंख से नहीं देखता, खुली आंख से देख रहा हूं। आज के इस वेबिनार की तैयारी भी मैं रात 12-1 बजे तक कर रहा था, तैयारी कर रहा था कल क्या बात करनी है। तो उसी को वो कह रहे हैं राहत इंदौरी साहब, ये जरूरी है आंखों का भरम रहे कायम, नींद रखो या ना रखो, खाओ मयारी रखो। नींद आए या ना आए, मगर सपने बना के रखो कि मुझे क्या बनना है। नींद वाले सपने नहीं देखने, नींद वाले सपने झूठे होते हैं। ये हवाएं उड़ ना जाएं लेके कागज का बदन, ये हवाएं उड़ ना जाएं लेके कागज का वतन। दोस्तों मुझ पर कुछ पत्थर जरा भारी रखो।
अकेला नहीं होना चाहिए। छोड़ दोगे तो कागज जैसा बन जाएगा ये बदन, उड़ जाएगा। वो कह रहे मुझ पे पत्थर जरा भारी रखो। ले आए शायरी बाजार में राहत मियां, ले आए शायरी बाजार में राहत मियां, क्या जरूरी है लहजे को भी बाजारी रखो। ये वही बात है जो गुरदास आलम कहते हैं। वो कह रहे आपकी कलम बिकने के लिए नहीं होनी, बाजारी नहीं होनी चाहिए। आपकी कलम से आपका जब आंख खुली आंख का सपना होना चाहिए, या आपका गिरते हुए लहू के जो टपकती चीख निकलती है मुंह से, जो वो आपकी शायरी में होनी चाहिए, आपकी आह होनी चाहिए, वो होना चाहिए आपकी शायरी में, बाजारी नहीं। तो राहत इंदौरी साहब एक चैलेंज थे, एक अकेले सिपाही थे। वन मैन आर्मी कहते हैं ना, वन मैन आर्मी। और केवल वो ऐसे ही अनपढ़ शायर नहीं थे, इंदौर की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, पीएचडी किया था उन्होंने, और प्रोफेसर थे वहां की देवी अहल्या यूनिवर्सिटी में इंदौर की। और उसके बावजूद हर मंच पे सरकार को, सरकार के जो दलित विरोधी फैसले हैं, सरकार के जो अल्पसंख्यक विरोधी फैसले हैं, उनको लेकर ललकारा करते थे, बेबाकी से, बिना डरे हुए, डरते नहीं थे। और कहेगा उन्होंने लास्ट में कि ये किसी का, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये कहने की हिम्मत राहत इंदौरी में थी। आप भी ये हिम्मत पैदा करो, आप भी हिम्मत पैदा करो। और ये हिम्मत कहाँ से आती है? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये हिम्मत शिक्षा से आती है। वो कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। और शायद उनकी शिक्षा थी बड़ी राहत इंदौरी साहब की, तो इसीलिए वो दहाड़ते थे। उनका एक बहुत उम्दा, एक बहुत ही बेहतरीन शेर है। इसको पढ़ के मैं आज का वेबिनार का को समापन करूंगा। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। हम भी यही हैं, हम भी सब्र ही करके बैठे हैं, अभी भरे नहीं है। वाल्मीकि तीर्थ भी हमारे पूरे संघर्ष से नहीं बना है। आधी से ज्यादा कौम को तो अभी पता भी नहीं वाल्मीकि तीर्थ, उससे भी बड़ा हिस्सा है जो आज भी पूरा महीना, पूरा साल पैसा जोड़ते हैं कि गुग्गे के कब जाना है, वैष्णो देवी कब जाना है। हमारे वाल्मीकि मंदिर का प्रधान बालाजी जाके बाल कटवाता है। अभी भी वाल्मीकि तीर्थ नहीं आ रही कौम। तो फिर सोचो संघर्ष किसने किया? तो ईश्वर ने कृपा कर दी सिर्फ आप पर, ईश्वर ने कृपा की। और नाम लिए बिना नहीं रहूंगा कि सरदार प्रकाश सिंह बादल, उसके अंदर से शायद जैसे ईश्वर उसके अंदर उतरा हो कि ये काम, ये एक बुनियाद आदि धर्म की वाल्मीकि तीर्थ, उसकी तामील, केवल नींव पत्थर नहीं, उसकी तामील। नहीं तो जो आज का मुख्यमंत्री कैप्टन, ये तो नींव पत्थर रखने भी नहीं आया था, पत्थर लग गया, उसका पर्दा हटाने नहीं आया था, एक दलित मंत्री को भेज दिया था। तो सरदार प्रकाश सिंह बादल, जो उसको हमेशा पूरे युगों तक याद रखा जाएगा वाल्मीकि तीर्थ के लिए। और भी बहुत सारे काम हम लोगों ने उनकी सरकार में करवाए। 30 साल बाद, 30 साल से ज़्यादा समय हो गया था कि पूरे पंजाब में सफाई कर्मचारी की पक्की भर्ती नहीं हुई थी। ये काम भी एक ही बार में करवा दिया था। तो उनका शेर, मैं फिर दोबारा शेर पे आ रहा हूं।
अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। समझते हैं लोग इस कौम को मुर्दा, हमारी कौम को, वाल्मीकि कौम को भी, पर ये मुर्दा है नहीं, ये बाबा जीवन सिंह की कौम है, जो अकेला ही मर्द चला था, जो लाल किले की तरफ, और अकेला ही मर्द शीश लेके आ गया था। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। संविधान पे हमले हो रहे हैं, ये हमारी नस्ल को खत्म करने के लिए है। मजदूर एक्ट बदलना, मजदूर भी तो दलित ही है, सारा दलित है या ओबीसी। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। है उसकी आदत डरा रहा है, मगर मैं डरा नहीं हूं। ये राहत इंदौरी साहब कहते थे, और ये हमें सबको अपना ये जज्बा यही बनाना है कि हमने किसी हालत में भी, कितने जुल्म हो जाए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, मानवता के लिए भी लड़ना है। हमने उनके लिए भी लड़ना है जिनको दिल्ली के दंगों में मारा भी और उनके ऊपर केस भी बना दिए गए। हमें उनके लिए भी लड़ना है जो हजरत साहब की शान के खिलाफ कुछ बोलने पर सिर्फ इंसाफ मांगने जाते हैं तो पुलिस की गोली चलती है। हमें उनके लिए भी लड़ना है, और हमें अपने लिए भी लड़ना है। हमें उन बेटियों के लिए लड़ना है जिनके हाथों की मेहंदी नहीं अभी उतरी होती, और उनको काम ढूंढना पड़ता है कि आदमी नकम्मा पल्ले पड़ गया, आदमी केवल फटी हुई जीन वाला, हेयर स्टाइल वाला मिल गया, इसलिए उनको अपने घर चलाने के लिए जगह जगह काम ढूंढना पड़ता है कि किसी के घर में सफाई का, पोछे का काम मिल जाए। हमें इन सारी चीज़ों के लिए लड़ना है, और हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को, जिस संविधान ने इस देश को एक बना के रखा, हम उस संविधान को बचाने के लिए भी लड़ना है। हमें उनके लिए भी लड़ना है जिनकी तस्वीरें लखनऊ में बैनरों पे टांग दी गई थी, हमें उनके लिए भी लड़ना है। हमें सबके लिए लड़ना है, क्योंकि हमारे खून में शामिल है। जब परमेश्वर एक क्रौंच के लिए प्रकट हो सकते हैं और पूरा एक महाकाव्य लिख सकते हैं, तो हमें भी हर किसी के लिए और अपने आप के लिए भी लड़ना है। मगर हम अपने आप के लिए बहुत लापरवाह हैं। आदस यही काम कर रही है कि हमें अपनी लापरवाही खत्म करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, डॉक्टर अनीस अंसारी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और माफ़ी चाहूँगा हमारी बेटी, हमारी टीचर जसवीर कौर से, उनका लिंक नहीं जुड़ सका उस वक्त, हम उसके बाद टाइम हो रहा था, तो हम अगले किसी वेबिनार में हम उनको सुनेंगे। और अगले वेबिनार में हमारी कोशिश रहेगी, अभी 2 वेबिनार आईएएस को लेके हुए हैं, अगला वेबिनार सीए टॉपर को हम बुलाने की कोशिश करेंगे। हमारी बेटी जिसने सीए में टॉप किया था, हम उससे कोशिश करेंगे, अगर वो बिजी ना हुई, उसका समय मिला प्रचेतावार का, तो हम आपकी बात कुमारी रश्मि लखनऊ से, सीए टॉप जिसने किया पूरे लखनऊ में, उसके साथ आपकी बात कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। जय वाल्मीकि।